हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं मॉड्यूल सी के कंपाइल्ड क्वेश्चन का एक कंप्लीट सेशन। पूरा सेशन ध्यान से देखिए, बेसिक्स चेक कीजिए कि कैसे तैयारी है आपकी। कोई कमी आपको लगती है कि बेसिक्स कमी कमजोर है, वीक है, तो मुझे कैप्सूल बैच के थ्रू ज्वाइन कीजिए और अपनी एबीएफएम की प्रिपरेशन को परफेक्ट बनाइए और अपना एग्जाम क्रैक कीजिए अपकमिंग जून अटेम्प्ट में। सो देर मत कीजिए, फटाफट से एबीएफएम के कैप्सूल बैच में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। हमें आज बात करनी है कॉरपोरेट वैल्यूएशन के ऊपर। जब हम कॉरपोरेट वैल्यूएशन पे डिस्कशन करना शुरू करते हैं तो पहले एक आपको इसका पर्सपेक्टिव समझना होगा कि मुझे वैल्यूएशन करना ही क्यों है। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड एक और कंपनी है, उसे खरीदना चाहती है। अब वाई लिमिटेड को जब हम खरीदेंगे तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। बिना वाई लिमिटेड की वैल्यू को कैलकुलेट किए हम सौदा नहीं कर पाएंगे। तो जब एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का मैनेजमेंट एक दूसरे के सामने बैठेगा, जब वो इस मुद्दे पर बात करने लगेंगे कि हम आपको इतना पे करेंगे, तो उसके लिए जो अप्रोच फॉलो की जाती है वो कौन सी है। बहुत सारी अलग अलग अप्रोचेज हैं, लेकिन जो सबसे पहला ऑफर पुट किया जाता है नॉर्मली, एक्स लिमिटेड कहेगा जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू है, वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम आपको वो पे कर देंगे। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू होती है वो दो अलग अलग अप्रोचेस से कैलकुलेट की जा सकती है। एक अप्रोच हम अपना सकते हैं लाइबिलिटी अप्रोच, और दूसरी अप्रोच हम अपना सकते हैं एसेट अप्रोच। अगर मैं लाइबिलिटी अप्रोच की बात करूं तो जो कुछ भी पे होना है वो है जो भी आपकी टोटल है लाइबिलिटी साइड की, उसमें से हम जो आपकी करंट लाइबिलिटी है उसे माइनस कर देंगे। और अगर हम एसेट साइड की बात करें तो एसेट साइड में भी जो आपका टोटल है एसेट साइड का, इसमें से भी हम करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे। सर, हम करंट लाइबिलिटी को क्यों माइनस कर रहे हैं? हम करंट लाइबिलिटी को इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि जो करंट लाइबिलिटी है वो जब भी एक्स वाई को खरीदेगा, वाई उसे ऑलरेडी सेट ऑफ करेगा, वाई उसे सेटल करेगा, पे ऑफ करेगा, देन अपना बिजनेस ट्रांसफर करेगा एक्स लिमिटेड को। सो ये होती है वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बहुत ही बेसिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें अगर हम आगे बात करें ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात तो आपसे पूछी जा सकती है कि वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी आप कैलकुलेट करो। दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है कि पर्टिकुलर परसेंटेज अगर आपको खरीदना है तो उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। तीसरी बात पूछी जा सकती है ट्रांजैक्शन में गुडविल के लिए आपने कितना पे ऑफ किया है।
और कैपिटल रिजर्व के लिए आपने कितना पे ऑफ किया है, ये आपसे चीजें पूछी जा सकती है। चलिए समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी बुक से है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। एक बार आप पहले इस पूरे क्वेश्चन को देखिए, फिर मैं आपको इसे पूरा सॉल्व करवाता हूं। देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया है, 45 लाख। ये इसी का टोटल है जो यहां लिखा हुआ है इक्विटी का। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 21.2 करोड़। लोन का टोटल कितना है, टर्म लोन और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर दोनों का टोटल लगाया 24.3। फिर बैंक कोडी और इंटर कॉर्पोरेट लोन का टोटल लगाया 6.5 और करंट लाइबिलिटी कितना है, 19.4। जैसा हमने कहा था कि एक हम लाइबिलिटी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, तो हमने टोटल जो था, मतलब जो मैंने आपको तरीका बताया था कि लाइबिलिटी अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, लाइबिलिटी का टोटल कितना है 116.40। इसमें से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे 19.40, तो ये 97 ही आएगा। सेम एसेट साइड में भी टोटल में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 97 ही आएगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू गिवन है उसे यूज करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहली जो दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है कि टारगेट कंपनी की वैल्यू कितनी है। जैसे पहली चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है, वैल्यू ऑफ कंपनी, तो वो आ गया हमारा 97 करोड़। दूसरी चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है, इफ एक्स लिमिटेड want to buy 62% of Y limited, how much to pay, तो कितना पे करना पड़ेगा, तो सब 97 करोड़ का 62% निकाल लेंगे हम। तो हमारा आंसर आएगा 60.14 करोड़। इतना हमें पे करना पड़ेगा। तीसरी बात आपसे क्या पूछी जा सकती है, देखिए कि ट्रांजैक्शन में गुडविल कितनी है। सो इफ एक्स लिमिटेड purchase, if X Limited purchase 100% of company by paying 100 crore, find the amount of goodwill।
इन ट्रांजैक्शन। तो गुडविल हम कितनी कैलकुलेट करेंगे? 100 करोड़ का पेमेंट है, जबकि वैल्यू थी बुक के हिसाब से सिर्फ 97 करोड़। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 3 करोड़ हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। पॉइंट नंबर 4, 3 करोड़। पॉइंट नंबर 4 जो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इफ एक्स लिमिटेड परचेज 100% ऑफ कंपनी by paying 95 crore, find the amount of capital reserve in transaction। सो 97 करोड़ वैल्यू है, जबकि पेमेंट सिर्फ कितना कर रहे हैं? 95 करोड़। तो जो बचे हुए 2 करोड़ हैं वो किस में जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो अगर बुक वैल्यू से कम पे खरीद रहे हो तो कैपिटल रिजर्व है, और बुक वैल्यू से ज़्यादा पे खरीद रहे हो तो फिर वो गुडविल के लिए आप एडिशनल पेमेंट कर रहे हो। अगली बात करते हैं कि अगर आपको किसी कंपनी का वैल्यूएशन करना है, जैसे अभी एक्स को वाई का वैल्यूएशन करना था, तो एक तो एब्सोल्यूट मॉडल फॉलो किया जा सकता है। एब्सोल्यूट मॉडल के अंदर डायरेक्टली जिस कंपनी का आप वैल्यूएशन कर रहे हो, जैसे अगर मैं कहूँ हमारे एग्जाम्पल में एक्स वाई को खरीद रहा था, तो एब्सोल्यूट मॉडल में हम y के डेटा को यूज़ करके y का ही वैल्यू निकालते हैं। लेकिन जब हम रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं तो रिलेटिव वैल्यूएशन में अगर x y को खरीद रहा है तो y की वैल्यू निकालने के लिए a, b और c इनके डेटा को यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। a, b और c कौन है? कॉम्पिटिटर हैं किसके? y के। सिमिलर बिजनेस में है, लगभग सिमिलर स्केल पे काम कर रहे हैं। उसके लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं? प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू अप्रोच। ये जो है तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल में। इसमें से जो पीई रेशो का मेथड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे कुछ सेशंस में हम इस बारे में बात करेंगे। अगर हम आज बात करें डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन की, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन में एक कंपनी दूसरी कंपनी का वैल्यू कैसे निकालेगी? जैसे एक्स खरीदना चाहती थी वाई को, तो हम वाई से कहेंगे कि बताओ आप अगले 4-5 सालों में क्या कैश फ्लो कमाने का एक्सपेक्टेशन रखते हो? उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं भी तो मोटे मोटे तौर पे हर साल 10-10 लाख रुपए तो कमाने ही वाले थे। तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए 12% का मार्केट में एक इंटरेस्ट रेट है, डिस्काउंटिंग रेट, तो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि कैश फ्लो सेम है हर साल, तो हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालेंगे 12% की रेट पर 5 सालों का। ये आपको नॉर्मली एग्जाम में वैल्यू दी जाती है। ये वैल्यू आएगी 3.604, ये दिया जाता है आपको 605। ये वैल्यू आपको एग्जाम में दी जाती है, हमको कुछ नहीं करना, इस वैल्यू से
10 लाख को मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो आपकी कंपनी का आज की डेट का वैल्यू निकल के आ गया। इस तरीके से डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से आप किसी कंपनी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सर ये ना दिया गया हो तो कैलकुलेटर पे हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सा कैलकुलेटर पे टाइप कीजिए 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू, और मेमोरी प्लस का जो बटन है इसको 5 बार आप दबाइए। जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू m प्लस 1 बार, इक्वल टू m प्लस 2 बार, इक्वल टू m प्लस 3 बार, इक्वल टू m प्लस 4 बार, इक्वल टू m प्लस 5 बार। उसके बाद एक मेमोरी रिकॉल का बटन है, मेमोरी रिकॉल का बटन है आपके कैलकुलेटर पे, उसे आप दबाएंगे तो आपको यही वैल्यू दिखेगी कैलकुलेटर पर। तो ये जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर निकालना हो तो एक बहुत छोटा सा शॉर्टकट है कैलकुलेटर पे, उससे आपका काम हो जाता है। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन अगर आपसे कहे कि साहब ये 36,05,000 जो कंपनी की वैल्यू है, इसमें 60% खरीदारी करनी है किसी को, तो 60% खरीदारी कर लेगा। कितना आ जाएगा? 21,63,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। कभी आपसे पूछ ले कि अगर इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 1 लाख है, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, तो आपको पर शेयर प्राइस पता लगानी है। फाइंड प्राइस पर शेयर। इस पर शेयर प्राइस को इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। तो कभी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए आपको बोल दे तो 36,05,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ₹36.05 ये एक शेयर की प्राइस आ गई। क्वेश्चन कहे कि इसमें से आप 60,000 शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो वही वैल्यू आएगी वापस 60% वाली 21 लाख। किसी भी तरीके से आपको चीज़ घुमा के पूछे, हम जवाब बड़ी आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। आज जिस मुद्दे पे हमें बात करनी है, जिस टॉपिक पे हमें चर्चा करनी है, वो टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन मॉडल्स। तो हमने पिछले सेशन में बिजनेस वैल्यूएशन क्या होता है और वैल्यूएशन के एक मॉडल पे हमने बात की थी जिसका नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। आज हम जिस मुद्दे पर वैल्यूएशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्या सर सिर्फ डिस्काउंटिंग के थ्रू ही आप वैल्यूएशन कर सकते हो? क्या इनकम बेसिस पर ही कंपनी का वैल्यूएशन हो सकता है? नहीं, वैल्यूएशन के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मेथड यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंटेड कैश फ्लो तो तब लगेगा जब सर्टेन प्रिडिक्शन ऑफ कैश फ्लो, या सर्टेन तो क्या बोले, सर्टेन हो जाएगा तो फिर प्रिडिक्शन क्या है? रिलायबल प्रिडिक्शन। रिलायबल प्रिडिक्शन ऑफ कैश फ्लो इज पॉसिबल। भाई जब आप कहें मुझसे कि आपकी कंपनी आगे आने वाले 4 सालों में कितना कमाएगी, 5 सालों में कितना कमाएगी, इसका अगर आप मुझे कोई रिलायबल सोर्स देंगे तो मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो यूज़ करके आपकी वैल्यूएशन निकालूंगा। अदरवाइज देन तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? अदर मेथड्स। वैल्यूएशन की जो अदर मेथड्स हैं,
या मैं यूँ कहूँ कि वैल्यूएशन की जो मेथड्स हैं उसमें एक कैटेगरी है एब्सोल्यूट मॉडल। एब्सोल्यूट मॉडल आपको क्या बताता है? वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी इज कैलकुलेटेड डायरेक्टली। मतलब अगर मैं आपकी कंपनी खरीद रहा हूं तो मैं एब्सोल्यूट मॉडल में आपकी ही कंपनी का वैल्यू निकालूंगा, मैं किसी और दूसरी कंपनी का वैल्यू नहीं निकालूंगा। आपका ही वैल्यू निकाल के फिर मैं आपको खरीदने का ऑफर दूंगा। और भी बहुत से मेथड होते हैं जिसमें आपकी वैल्यू ना निकाल कर आपके कॉम्पिटिटर की वैल्यू निकाली जाती है और आपके कॉम्पिटिटर के वैल्यूएशन के बेसिस पे फिर हम आपको ऑफर करते हैं प्राइस जो हम आपकी कंपनी को पे करना चाहते हैं खरीदने के लिए। देखिए आप, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो तो हमने पिछले वाले सेशन में इसके बारे में हमने बात की थी। अब एब्सोल्यूट मॉडल में दो चीज़ें हमें और पढ़नी है, ज़ीरो ग्रोथ मॉडल और गॉर्डन का ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले ज़ीरो ग्रोथ मॉडल के बारे में बात करते हैं। ज़ीरो ग्रोथ मॉडल, देखो ज़ीरो ग्रोथ मॉडल हमें क्या बताता है? ज़ीरो ग्रोथ मॉडल हमसे कहता है दैट एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम ये मान चुके हैं कि आपकी कंपनी में अब आने वाले सालों में स्टेबिलिटी रहेगी, कोई ग्रोथ नहीं रहेगी। तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है इसका, जो भी आपने डिविडेंड दिया है, जो भी आप डिविडेंड दे रहे हो उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगी आपकी कंपनी के एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी पेड dividend of rupees 18 and number of shares in company is 1 crore. That was Y company. X Limited willing to buy 76% of company at intrinsic value if at intrinsic value by assuming that there will be no growth in company. There will be no growth in company in future and cost of equity is 14%. तो हमको पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, डी अपॉन के। डिविडेंड कितना है हमारा? 18 रुपये का डिविडेंड है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है?
कॉस्ट ऑफ इक्विटी है हमारा 14%। चलो 18 डिवाइडेड बाई 14%, तो एक शेयर का जो वैल्यू है वो लगभग ₹128.57 के आसपास होना चाहिए। ये पर शेयर है। अब हम निकाल लेंगे कंपनी की टोटल वैल्यू। कंपनी की टोटल वैल्यू आप जब निकालोगे तो 128.57 का एक शेयर मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 128.57 करोड़ आ गई, करोड़्स में आ गई। अब आप कितना खरीदना चाहते हो? वैल्यू टू बी पेड फॉर 76% ऑफ होल्डिंग, तो 128.57 करोड़ में से अगर कोई 76% खरीदना चाहे, 128.57 इंटू 76%, सो 97.7132 करोड़, ये वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी। चाहो तो इसको करोड़ से मल्टीप्लाई करके एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख सकते हैं हम। तो ये 97 करोड़ 71,32,000, चाहो तो मैं पूरी लिख देता हूँ। 97 करोड़ 71,32,000 रुपीज़ का पेमेंट आपको करना पड़ेगा अगर एक्स लिमिटेड को इस वाई कंपनी में 76% की ऑनरशिप चाहिए। तो इस तरीके से एक आसान से कंसेप्ट को केस स्टडी बना के आपसे पूछा जा सकता है। देखिए 1, 2, 3 क्वेश्चन आपसे उन्होंने इस छोटी सी केस स्टडी से पूछ लिए। सेकंड जो हमारा मेथड है, सेकंड मेथड हमारा जो है वो है गॉर्डन का फॉर्मूला। तो आई होप सेशन आप सबने लाइक कर लिया होगा, लाइक जरूर कर लें सब लोग। गॉर्डन साहब का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? गॉर्डन साहब का फॉर्मूला कहता है D1 अपॉन KE माइनस G, इससे क्या निकलेगी? इंट्रिंसिक वैल्यू। अब यहां पे D1 का मतलब क्या है? D1 है अपकमिंग डिविडेंड, फ्यूचर डिविडेंड। कंपनी कितना डिविडेंड नेक्स्ट ईयर देने वाली है। सर D1 कभी डायरेक्टली ना दिया हो तो निकल सकता है D0 प्लस D0 इंटू 1 प्लस G से निकल सकता है। फॉर्मूला तो यह है। कभी ग्रोथ रेट ना दिया हो तो कैसे निकल सकता है? सो ग्रोथ रेट निकालने का तरीका है रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाय रिटेंशन रेशियो। जी का मतलब है ग्रोथ रेट और के ही है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, केस स्टडी बनाते हैं और उस केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो देखो, एक्स लिमिटेड is willing to buy 78% of Y Limited and 78% of Y Limited following information
इज अवेलेबल अबाउट वाई लिमिटेड। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? वाई लिमिटेड पेड डिविडेंड ऑफ ₹50